तो गाइस सबसे पहले हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कि हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट कैसे हुआ, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमने कैसे कन्वर्ट करे, वो हमने कैसे अपनी बॉडी में ट्रांसफर करे। फिर हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कैसे आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में से कैसे बाहर जा रही है, कैसे हम उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं, कैसे उनको हम तोड़ रहे हैं, कैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा। उसमें हमने फाइनली बात करी ये जो ब्लड का फ्लो है पूरा, ये हो कैसे रहा है पूरा, इसको पंप कौन कर रहा है, इसको ट्रांसफर करने में हेल्प कौन कर रहा है, इसका पंप कौन है, तो पंप कौन था, इसका हार्ट। उसके बारे में हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसका सर्कुलेशन पढ़ा और उसकी कुछ डिसऑर्डर्स हर चैप्टर में हमने पढ़ी। अब फाइनली आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो अमोनिकल वेस्ट है या जो हमारे काम का नहीं है वेस्ट, उसको हम कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं थ्रू द किडनी। उसकी थोड़ी सी किडनी की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसका प्रोसेस पढ़ेंगे और इसके डिसऑर्डर्स वगैरह। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट संजीवनी एंड दिस इज ऋतिक छाबड़ा हियर। तो चलिए आज का चैप्टर करते हैं शुरू। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी और जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें कि अब हम देखने वाले हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट और जो भी बॉडी में वेस्ट होते हैं इनको कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो सबसे पहले हम मेनली इस चैप्टर में आपको बताते हैं, हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की, कि नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे हम रिमूव करने वाले हैं। तो 3 टाइप के मोस्ट जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दैट द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। और जो अमोनिया है इट इज़ ए मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म और इसको सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और हालांकि यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसलिए उसको वाटर भी मिनिमम चाहिए होता है फॉर इट्स रिमूवल। अब बात करें अमोनिकल वेस्ट जिनमें होता है यानी कि अमोनिया, तो उनको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, अमोनिया के प्रोसेस को एक्सक्रीट करने को एमोनोटेलिज्म। हमें देखने को कहाँ मिलता है ये प्रोसेस, बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, दे ऑल आर एमोनोटेलिक इन नेचर। क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, इसलिए एक्वेटिक जो होते हैं वही इसको एज अ एक्सक्रीशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अमोनिया एज इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन। ये बॉडी सरफेस के अक्रॉस जो डिफ्यूजन होता है उसके थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है अमोनिया का, और थ्रू द गिल सरफेस इन फिश एज अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा या तो गिल सरफेस से या बॉडी सरफेस से। और किडनीज इनमें कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती हैं इनके रिमूवल में। और अब बात करें मैमल्स की, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिशेज ऑल्सो। मेराइन फिशेज आप ध्यान रखिए, दे ऑल एक्सक्रीट यूरिया, इसलिए हम उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। बाकी जो एक्वेटिक हैं उनको हम जनरली बोलते हैं एमोनोटेलिक, लेकिन जो मराइन फिशेज हैं इनको हम यूरियोटेलिक की कैटेगरी में डालते हैं, ये यूरिया रिलीज करती हैं। तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स। ये काम कौन करेगा, लिवर, क्योंकि प्रोड्यूस तो अमोनिकल वेस्ट ही होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं। अब इन्होंने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया लिवर से अपने, तो ये यूरिया निकाल दें, क्योंकि ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है और इसको वाटर भी कम चाहिए फॉर इट्स रिमूवल। और फिर ये यूरिया ब्लड में रिलीज हो जाता है, जहाँ पर ये फिल्टर होगा किडनीज से और फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कुछ अमाउंट यूरिया का रह भी जाता है किडनी की मैट्रिक्स में टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, ताकि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक ऑस्मोलैरिटी बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन भी रहता है किडनी की मैट्रिक्स में। अब बात करें यूरिकोटैलिक की, तो रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, एंड दे आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। इसलिए इनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक, क्योंकि ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ये और ज़्यादा लेस टॉक्सिक फॉर्म रिलीज करते हैं और इसलिए इनको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो ये थे 3 जो कॉमन मेथड्स हैं एक्सक्रीशन के। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, किडनीज जिनसे वो एक्सक्रीशन कर सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि आप देखिए प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स, ये प्रेजेंट होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस में, रोटीफर्स, एनिलिड्स एंड सिफेलोकोडेट लाइक एम्फियोक्सिस
और प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है ये, कि बॉडी में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है उसका आयनिक और वॉल्यूम रेगुलेशन, जो हम आगे इसमें भी करेंगे, जो काम किडनी करेगी वही काम इनमें इन्वर्टिब्रेट्स में ये ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स करते हैं, ट्यूब्यूलर फॉर्म्स में जो प्रेजेंट है, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथस वगैरह, इन सब में प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का सिंपल सा मतलब कि जो बॉडी का फ्लूइड है उनमें ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, उनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाकर रखेगा। तो नेफ्रीडिया जो होता है, नेफ्रीडिया भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ही है, ये प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म और कुछ एनिलिड्स में। नेफ्रीडिया क्या करता है, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है और मेंटेन करेगा फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन हम अभी बात कर चुके हैं। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स ये प्रेजेंट होती है इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। आपने कॉकरोच वाला जो टॉपिक था उसमें पढ़ा होगा ये। तो कॉकरोच में मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और जो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑस्मो रेगुलेशन वही काम करते हैं ये भी यहाँ पर। और कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं भला, ये क्लास है आर्थ्रोपोडा में, जो कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जिनमें कि जो गिल्स पोजेस करते हैं उनको क्रस्टेशियंस बोलते हैं, जैसे कि प्रॉन हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, ये सब। तो इनमें क्या होता है, इनमें एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि परफॉर्म करेगी एक्सक्रीटरी फंक्शन को। तो ये 4 ऑर्गन थे, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स और एंटीनल ग्लैंड्स। इनके बारे में एक हमने छोटा सा इंट्रो ले लिया। तो ये तो हो गई इन्वर्टिब्रेट्स की बात। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनीज करेंगी यही काम जो इन सब इन्वर्टिब्रेट्स में कुछ ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स कर रहे थे। अब किडनी उसे और इफेक्टिव वे में और मॉडिफाइड वे में परफॉर्म करेगी इसी ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को। बेसिकली प्रोसेस वही रहेगा, ऑस्मो रेगुलेशन ही। हमें क्या करना है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना है अपने ब्लड में, अपनी बॉडी के फ्लूइड्स में, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे, यानी कि सॉल्यूट्स जब बढ़ जाते हैं, ये वेस्ट जब बढ़ जाते हैं बॉडी में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए इनको बॉडी के बाहर निकालना ज़रूरी है। इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस इनवर्टिब्रेट्स में ये सब ऑर्गन्स कर रहे हैं, और वर्टिब्रेट्स में अब आगे करेंगी किडनी। तो अब शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली अ पेयर ऑफ किडनीज, एक पेयर यूरेटर का प्रेजेंट होगा, और एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा, और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होगी। ये मेनली कंसिस्ट करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो जो किडनी है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, जनरली ये प्रेजेंट होती है इन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। वहाँ पर पूरा बताया जाएगा कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, 12 थोरेसिक एंड देन 5 लंबर। तो उन 12 थोरेसिक के लास्ट थोरेसिक और लंबर के 5 में से थर्ड लंबर, तो इसके लगभग क्लोज प्रेजेंट होगी किडनी। एंड टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये डोर्सल साइड प्रेजेंट होगी ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एंड ईच किडनी, अगर हम साइज की बात करें, इट मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, और इसका एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम। तो इसके अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं किडनी के थोड़ा सा डिटेल में। तो इसके सेंटर में एक इनर कॉन्केव सरफेस होती है किडनी, वहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट होता है, जो कि हाइलम, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, ये कॉन्केव सरफेस जो प्रेजेंट है, जहाँ से यूरेटर एंटर कर रहा है इसके अंदर, किडनी के अंदर। तो ये जो कॉन्केव सरफेस है, यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट होता है, जिसको कि हाइलम बोला जाता है, जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये सब एंटर करते हैं। हाइलम के अंदर ही इट इज़ अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, जिसको हम बोलते हैं रेनल पेल्विस, जहाँ पर की प्रोजेक्शंस होती हैं कुछ, जिनको हम कैलिसिस बोलते हैं। इन सब का रोल अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या रोल होता है। अभी फिलहाल एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आउटर लेयर किडनी की जो होती है वो थोड़ी टफ कैप्सूल टाइप की होती है, और किडनी के अंदर 2 जोन्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स, एक होता है इनर साइड में, जिसको हम मेड्यूला बोलते हैं। तो मेड्यूला जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस, जिनको कि हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं इन कैलिसिस को, जिनकी अभी हमने बात करी थी कि रेनल पेल्विस में कुछ कैलिसिस होते हैं, ऐसे ही मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं, इनमें भी कैलिसिस प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्टेक्स जो होती है इट एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूला ऑल्सो, और उसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी।
जो स्पेस मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में थोड़ी सी कॉर्टेक्स की प्रेजेंट होगी, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। बाकी आउटर साइड तो सारा कॉर्टेक्स है ही। अब ये जो इनर मेड्यूला है, मेड्यूला के बीच में, पिरामिड्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। और हर किडनी में लगभग 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको कि नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन्स आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। और हर नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलस और एक रेनल टिब्यूल। अभी आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगा इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो ग्लोमेरुलस जो होता है, इट्स अ टफ कैपिलरीज, यानी टफ मतलब एक गुच्छा, कैपिलरीज का एक गुच्छा टाइप होता है, जो कि फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल। जो आर्टरी एफरेंट जो यानी किडनी में आ रही है, उससे बना होता है ये। एंड अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी होती है ये एफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो ब्लड होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इट इज़ कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल वो होगा जो ब्लड को लेके आएगा किडनी के पास, और इफरेंट जो ग्लोमेरुलस से लेकर जाएगा ब्लड को बाहर। तो रीनल टिब्यूल जो होता है, इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, जो कि इनक्लोज करेगा ग्लोमेरुलस को भी। अभी हम डायग्राम में देखते हैं कि बोमेन्स कैप्सूल कैसे प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर जो कि इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। अब जो ग्लोमेरुलस है, जब वो बोमेन्स कैप्सूल के साथ जो प्रेजेंट है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन्स कैप्सूल इज Malpighian body or renal corpuscle, and the tubule which continues further to form a highly coiled network। इस ट्यूब को हम बोलते हैं proximal convoluted tubule, जो कि इसके आगे जाके जाएगी। उसके बाद आगे हेनलेज लूप आएगा, एंड देन फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो भी हाईली कॉइल्ड होगी, जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से आगे जाएगी, उसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होंगी काफ़ी सारी। तो पहले एक डायग्राम का व्यू ले लें। तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो आप एड्रिनल ग्लैंड देख पा रहे हैं फिगर में, और ये रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल वेन, ये सब हाइलम से पास होंगे, रीनल आर्टरी भी। और रीनल वेन और रीनल आर्टरी मतलब जो आर्टरी किडनी में आए, और रीनल वेन जो वेन किडनी से जाए। और फिर उसके बाद ये डोर्सल एओर्टा तो किडनी में ब्लड को लाएगी, और इन्फीरियर वेना कावा किडनी से लेके जाएगी। तो ये अलग चीज़ है, और रीनल आर्टरी और रीनल वेन अलग चीज़ है, जो किडनी में लेके आएगी पर्टिकुलरली। डोर्सल एओर्टा तो पूरी बॉडी में लेकर जा रही है ब्लड को। तो किडनी से आप इधर देख सकते हैं कि ये हाइलम प्रेजेंट जो मैंने आपको बताया, ये स्किन कलर की आप पाइप देख रहे होंगे किडनी से निकलती हुई, ये यूरेटर है। और यहीं पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सब जहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ पर ये एंटर कर रहे हैं किडनी के अंदर, इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, जो कि एक नॉच प्रेजेंट होता है। अभी आपको बताया था कॉनकेव सरफेस पर। बाकी ये रीनल पेल्विस आपको बताया था, हाइलम के बाद आता है रीनल पेल्विस, जहाँ पर कैलिसिस प्रेजेंट होते हैं। और ये मेड्यूला है, कॉनिकल पिरामिड्स है, जहाँ पर कैलिसिस प्रेजेंट यहाँ भी होते हैं। कॉर्टेक्स है, एंड देन यूरेटर आप देख सकते हैं, और नीचे ये यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद फिर यूरेथ्रा। यूरेटर और यूरेथ्रा में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यूरेटर वो है जो किडनी से फिल्ट्रेट पास हुआ उसे लेकर आएगा यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देगा। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन निकलेगा, वो यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में किडनी के उसी पोर्शन को सिंगल किडनी की फॉर्म में दिखाया है, और थोड़ा सा एनलार्ज करके, जिसमें मेड्यूलरी पिरामिड और रीनल कॉलम, आप यही सब चीज़ें देख पा रहे हैं। और यहाँ पर कैलिक्स को भी क्लियरली शो करा गया है, जो कैलिक्स या कैलिसिस जिनकी अभी आपको बात बताई गई थी, जो कि ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सब यहाँ पर थोड़ा क्लियरली शो रखे हैं, एंटर करती हुई कैसे एंटर हो रही हैं, और यूरेटर पाइप निकलता हुआ सब कुछ। और ये जो किडनी की आउटर लेयर होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है, रीनल कैप्सूल होती है, अभी आपने ये भी पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं अब नेफ्रॉन का डायग्राम, जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब एक ही किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं पर किडनी में, तो यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स लगभग प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। जो कि अब रीनल आर्टरी है, जो कि किडनी के अंदर ब्लड को लेकर आ रही थी, उसकी आगे फाइन ब्रांचेस बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि एक गुच्छा फॉर्म कर लेता है, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और फिर उसके बाद इसी को जब आगे बढ़ाया जाता है, तो उसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। यानी एफरेंट आर्ट्रियोल का गुच्छा बना, तो एफरेंट आर्ट्रियोल से तो ब्लड आया, और फिर इस गुच्छे से फिल्टर होके गया, बोमेन्स कैप्सूल से होकर सारा आगे फिर डक्ट्स में जाएगा, और जहाँ से निकलेगा, जिस
कैपिलरी से निकलेगा, जिस आर्ट्रियोल से निकलेगा, उसको इफरेंट आर्ट्रियोल नाम दे देते हैं। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस देख सकते हैं आप, जो कि फिल्ट्रेशन करवाएगा, बोमेंस कैप्सूल में फिर फिल्टर होकर जाएगा, जो फिल्ट्रेट होगा सारा। उसके बाद देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, और उसके बाद ये आप जो डीप देख रहे हैं जाता हुआ नीचे की तरफ, ये है लूप ऑफ हेनले, पहला डिसेंडिंग एंड देन दूसरा असेंडिंग, क्योंकि पहले हम नीचे आ रहे हैं तो इसलिए डिसेंडिंग, एंड देन फिर हम ऊपर जा रहे हैं तो देन असेंडिंग। उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी हाईली कॉइल्ड होता है। उसके बाद फाइनली ये जाकर मिल जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। फिर आगे जाकर जो उसका भी हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल जो रन कर रही है, इट ऑल्सो रन पैरेलल टू द डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन की डक्ट्स हैं, इनके पैरेलल भी रन करती है ये, और मेंटेन करके रखती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसमें, और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में काम करती है। इसको हम जो हेनले लूप के साथ प्रेजेंट है, इसको वासा रेक्टा बोला जाता है। वासा रेक्टा का मेन रोल, अभी आगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे ये यूरिन को कंसंट्रेट करने में अपना रोल प्ले करती है। तो ये अभी एक नॉर्मल हमने स्ट्रक्चर्स की बात करी, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पीसीटी के बाद अभी जो हमने पढ़ा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनलेस लूप आता है जो कि हेयर पिन की शेप का होता है, एंड इसका डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब होता है, और जो इसका असेंडिंग लिम्ब होता है फिर वो कंटिन्यू करेगा एज हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटीज जो होंगे मैनी नेफ्रॉन्स के, दे ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कई सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटीज को कलेक्ट करता है, और वहाँ से जो सारा आता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स भी आपस में कन्वर्ज करती हैं कई सारी, एंड देन दे ओपन इनटू रीनल पेल्विस रीजन थ्रू द मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस। वहाँ पर ये ओपन होती हैं। उसके बाद फिर आगे ये रीनल वेन में जाता है और ब्लड चला जाता है, एंड देन जो फिल्ट्रेट होता है हमारा वो यूरेटर के थ्रू आगे पास हो जाता है। तो बात करें माल्फिगियन कॉर्पसल और ये पीसीटी डीसीटी जो सब नेफ्रॉन के हैं, दे आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। और जो लूप ऑफ हेनले है ये करता है डिप इनटू द मेड्यूला, क्योंकि यही ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि मेड्यूलर रीजन में होता है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स जो लूप ऑफ हेनले होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, एंड इट एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। और इन नेफ्रॉन्स को हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबा होता है और एंड रन डीप इनटू द मेड्यूला, तो इनको बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। और यहाँ पर आप ग्लोमेरुलस को क्लियरली देख पा रहे होंगे इस फिगर में, एफरेंट आर्ट्रियोल को और इफरेंट आर्ट्रियोल को। ये ग्लोमेरुलस की फिगर, ये साथ में बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है। उसके बाद देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये माल्फिगियन बॉडी का डायग्राम है पर्टिकुलरली, यानी कि रीनल कॉर्पसल, जो कि अभी आपको बताया था कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल कंबाइंडली कॉल्ड माल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल जब होगा, जो कि ब्लड को बाहर लेकर जा रहा है, जो कि फिल्टर हो गया ब्लड ग्लोमेरुलस में, उसके बाद जो इफरेंट आर्ट्रियोल लेकर जा रहा है, इट इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इट फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल, जिसको कि हम बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, जिसके बारे में अभी आपको मैंने फिगर में दिखाया था। और इसी का एक माइन्यूट वेसल जो होता है, जो हेनलेस लूप के साथ रन करता है, यू शेप्ड होता है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे उसमें तो सिंपल सी बात है वासा रेक्टा एब्सेंट ही होगा, क्योंकि उसमें लूप ऑफ हेनले काफ़ी छोटा होता है एंड उसमें मेड्यूला में ज़्यादा नहीं जाता है, तो इसलिए उसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। तो अब बात करते हैं आगे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता कैसे है आखिर। तो मेनली 3 स्टेप्स हैं इसके यूरिन फॉर्मेशन करने के। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि आपको बताया कि एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस में भागेगा ब्लड बड़ी तेज़ी से, उसमें आप एक समझ लीजिए पोर्स टाइप होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिल्टर कर देंगे ब्लड को और आगे वो चला जाएगा। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा उसका डक्ट्स में, जो इसकी डक्ट्स हैं नेफ्रॉन की। उसके बाद इसमें कुछ सिक्रीशन भी होगा कुछ आयंस का, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो, जो कि एक्स्ट्रा हैं, जो कि बाहर भेजने हैं बॉडी के, उनका सिक्रीशन होगा। तो ये सब अलग अलग पार्ट्स में होता है नेफ्रॉन के। तो देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन फाइनली हो कैसे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का है वो ग्लोमेरुलस में होता है, and on an average 1100 to 1200 ml blood filtered by the kidneys per minute, जो कि कंस्टिट्यूट करता है रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। आपने पढ़ा था कि हार्ट का वेंट्रिकल 5000 ml लगभग ब्लड पंप करता है पर मिनट, तो 1100 to 1200 ml ब्लड किडनी भी फिल्टर कर देती है पर मिनट में, जिसके पास ब्लड आ रहा है सारे नेफ्रॉन्स मिलाकर। तो उसकी बात कर रहे हैं हम, पर नेफ्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं कि एक नेफ्रॉन इतना करेगा, पूरी किडनी मिलाकर 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर कर देगी 1 मिनट के अंदर। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स।
3 लेयर्स से ब्लड की फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, एंड वो हैं द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, और इनके बीच में भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी बिटवीन दीज टू लेयर। जैसे कि हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जब डिफ्यूजन हो रहा था एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में, तो वहाँ भी हमने देखा था कि एल्वियोलाई का एंडोथीलियम था और एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल था, और उनके बीच में भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं 3 मेम्ब्रेन्स। तो फिल्टर होगा कैसे ब्लड? ब्लड फिल्टर होगा ब्लड के प्रेशर से। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है उसमें ब्लड का प्रेशर बड़ी तेज़ी से आएगा, क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल ये काफ़ी पतले होते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको पिछले बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में भी, तीनों का डायमीटर आर्टरी का, वेन्स का एंड कैपिलरीज का, कि आर्टरी का डायमीटर सबसे पतला होता है और इसलिए इनमें ब्लड प्रेशर तेज होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड फिल्टर हो जाता है, और मेनली इसमें सारे पार्ट्स लगभग फिल्टर हो जाते हैं, बस कुछ प्रोटीन्स पार्ट होते हैं जो रह जाते हैं फिल्टर होने से। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं बोमेंस कैप्सूल के, जिनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, वो इस तरह से अरेंज हैं, अरेंज लाइक इन एन इंट्रिकेट मैनर, जिससे कि कुछ माइन्यूट स्पेसिस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं बोमेंस कैप्सूल में, जो कि ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। और इससे ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो वो सब बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाएगा। इस तरह से ये बोमेंस कैप्सूल के जो पोडोसाइट्स हैं ये कुछ प्रेजेंट होंगे, और बाकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो ब्लड प्रेशर से हो ही रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। काफ़ी अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, काफ़ी बारीक तरह से, कुछ बड़े प्रोटीन्स ही खाली रह पा रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रोसेस। अब 1100 टू 1200 ml तो ब्लड फिल्टर हो रहा है पर मिनट। अब उसमें से फिल्ट्रेट कितना निकल रहा है? तो जो फिल्ट्रेट निकल रहा है किडनी से पर मिनट, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, की वो कितना फिल्ट्रेशन कर पा रहा है पर मिनट। तो GFR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो GFR, ये हम इसको आगे पूरे चैप्टर में बात करेंगे। तो GFR जो होता है वो नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल में होता है 125 ml पर मिनट, यानी कि 180 लीटर्स पर डे। आप इमेजिन कर सकते हैं 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद वो इतना कंसनट्रेट हो जाता है कि नॉर्मली मैक्सिमम 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे प्रोड्यूस कर पाते हैं हम लोग 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट फॉर्म होने के बावजूद। तो किडनीज का कुछ ऐसा बिल्ट इन मैकेनिज्म है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये GFR को कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है, और इसके लिए एक एफिशिएंट मैकेनिज्म भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टा का मतलब जस्ट नेक्स्ट टू ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस के पास ही प्रेजेंट होता है ये। तो ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेल्युलर मॉडिफिकेशन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। एफरेंट आर्ट्रियोल का जहाँ पर डक्ट से कॉन्टैक्ट होगा तो वहाँ पर जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस फॉर्म कर देते हैं, एंड इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू ग्लोमेरुलस, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होता है ये। एंड अ फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट दी सेल्स टू रिलीज रेनिन। रेनिन का आप ध्यान रखिएगा, आपको डाइजेशन चैप्टर में एक एंजाइम बताया था रेनिन, उसकी स्पेलिंग थी RENNIN, जो कि इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर है ये रेनिन जो कि GFR को मेंटेन करने का काम करता है। इसके बारे में भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी जब इसका मैकेनिज्म आएगा, इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है GFR को। तो इट स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल। अब बात करें, हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात कर चुके हैं यूरिन फॉर्मेशन के पहले स्टेप की। दूसरा स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेट फॉर्म जो अभी मैंने आपको बताया 180 लीटर्स पर डे होता है, एंड विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज 1.5 लीटर्स, इट सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट इट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स, ये जो PCT, DCT और हेनलेज लूप हैं, ये सब रीअब्जॉर्ब करें उसको। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में नेफ्रॉन के, दी परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, जैसे कि सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, Na positive, etc. These in the filtrate are reabsorbed actively
वेयर एज द नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि दे आर अब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिवली इनको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ब्लड में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही लिया जा सकता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर नहीं भेज रहे हैं हम, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजना चाह रहे हैं हम इसको, तो इसलिए हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं उसका पैसिव ट्रांसपोर्ट अपने आप ही हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि एक तरफ तो हाई कंसंट्रेशन उसकी प्रेजेंट है और एक तरफ काफ़ी लो प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम पैसिव ट्रांसपोर्ट से इजीली कर पाएंगे। क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो तो ब्लड में ऐसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो तो सारे फिल्टर होकर इधर आ चुके हैं पहले ही, ग्लोमेरुलस से फिल्टर जब हुए तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी इधर आ चुके हैं, तो कुछ अमाउंट उसका उधर भी हमें अब्जॉर्ब करवाना पड़ता है टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से करते हैं, क्योंकि इधर उसकी कंसंट्रेशन पहले से ही हाई है तो उसे हमने लो पर ही भेजना है, तो पैसिव से हो जाएगा काम। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब सिक्रीशन का प्रोसेस देखते हैं। सिक्रीशन का प्रोसेस क्या है? यूरिन फॉर्मेशन के टाइम ट्यूब्यूलर सेल्स जो होते हैं दे सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, क्योंकि ये मेंटेन करने में हेल्प करता है आयनिक और एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन अभी हमने बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन में ये काम कर रहा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो कि आयनिक, अगर कोई आयनिक कहीं पर कंसंट्रेशन ज़्यादा कम हो रही है तो उसको बैलेंस करने में काम करेगा, एसिड बेस बैलेंस में काम करेगा, उस तरह से ये रिलीज़ कर देगा आयन जो भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो रहा होगा, जिसकी कंसंट्रेशन इधर उधर ज़्यादा हो रही होगी। और एक और बात फिल्ट्रेशन से याद आया मुझे कि फिल्ट्रेट रेट, अभी आपने अगर वीडियो देखी हो कल वाली जो अनअकैडमी का नीट यूजी कॉम्बैट मैंने लाइव अटैम्प्ट दिया था, उसमें आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन था, लास्ट सबसे क्वेश्चन था फिल्ट्रेट फ्रैक्शन का क्वेश्चन, तो उसमें था GFR/RPF। तो उसका मतलब भी मैं आपको बता दूं क्या होता है। फिल्ट्रेट रेट होता है कि किडनी कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर पा रही है, तो वो हम निकाल सकते हैं GFR/RPF से। GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, और RPF होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो, कि प्लाज्मा कितना फ्लो कर रहा है, डिवाइड मतलब GFR डिवाइड बाय RPF, की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है और रीनल प्लाज्मा में फ्लो कितना आ रहा है, तो उसको डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं फिल्ट्रेट रेट, कि ग्लोमेरुलस कितना फिल्ट्रेट कर पा रहा है। अब इन ट्यूब्यूल्स का फंक्शंस देखते हैं कि इन सब ट्यूब्यूल्स का अलग अलग पर्टिकुलरली क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। पीसीटी सिंपली क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन हुआ होता है, ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। इसका मेन काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स and 70 to 80% of electrolytes or water, they all are reabsorbed by this segment, and PCT help करेगा to maintain the pH and ionic balance of the body। ये भी करेगा by selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ions, ये तीन ions release करेगा और selective secretion भी करेगा ये, and it passes into the filtrate and by absorption of HCO3 negative from it, HCO3 negative को absorb भी करेगा इन बैलेंस बनाने के लिए आयनिक का और बॉडी के फ्लूइड्स का। तो ये चीज़ थी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मेन फंक्शन इसका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अकर हेयर। अब बात करें मेन फंक्शन ऑफ हेनलेज लूप, इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन ही है मेनली, इसमें सॉरी रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है इसके असेंडिंग लिम्ब में, और डिसेंडिंग लिम्ब की भी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, वो तो परमिएबल होता है टू द वाटर, यानी कि वाटर आर पार जा सकता है, लेकिन इम्परमिएबल होता है टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इससे क्या होता है? इट कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे पास होगा तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स तो बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन वाटर निकल सकता है, तो वाटर बाहर निकलता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अब उसके बाद जो असेंडिंग लिम्ब होता है इसका, इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बट एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे तो इस तरह से कंसनट्रेटेड हो जाएगा फिल्ट्रेट, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा। इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेड्यूलरी फ्लूइड, जो कंसनट्रेट हो गया था अभी डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे आने पर, वो ऊपर जाकर फिर से डाइल्यूट हो जाएगा, और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो भी बाहर निकल जाएंगे, और जितना हमें रखना था वो बॉडी पूरा काम अपने आप कर पा रही है। और उसके बाद बात करें DCT की, इसमें क्या होता है? इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ Na पॉजिटिव, हमेशा नहीं होता है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो उस केस में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। इसके बारे में आगे बात करेंगे, जब एल्डोस्टेरोन वगैरह की हम बात करेंगे तो Na पॉजिटिव का एब्जॉर्प्शन क्यों होता है। इट टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट एंड DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ
बाइकार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एंड वही अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। तो यहाँ पर भी मेनली सिक्रीशन हो रहा है और रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। तो पीसीटी में हमने देखा मेनली रीअब्जॉर्प्शन एंड सम सिक्रीशन। हैनलेज लूप मेनली क्या कर रहा है, ये कंसंट्रेट करने का काम कर रहा है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या कर रहा है, ये वही सिक्रीशन का काम कर रहा है मेनली, रीअब्जॉर्प्शन इसमें काफ़ी कम है। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट होता है जिसको कि हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, ये एक लॉन्ग डक्ट होती है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला। ये कॉर्टेक्स से रन करती हुई आ रही होती है और मेड्यूला तक जाती है, क्योंकि कई सारे डीसीटी इसमें मिलते हैं आकर कलेक्टिंग डक्ट में। एक ही कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे डीसीटीज मिलते हैं और कई सारे कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे फिर खुलते हैं। तो ये मेड्यूला तक जाते हैं जहाँ पर फिर ये कैलिसिस में आगे ओपन होते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। इस पोर्शन में भी काफ़ी ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है जिससे कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो सके। एंड दिस सेगमेंट अलाउज पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप दी ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है वो बॉडी के बाहर नहीं भेजा जाता, कुछ अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भी रख लिया जाता है टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। इसका भी अभी रोल आपको बताऊंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो it also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by selective secretion of H positive and K positive ions। यहाँ पर भी वही सिक्रीशन का काम थोड़ा बहुत करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी नीड लगेगी वहाँ पर सिक्रीशन का काम होगा। तो सिक्रीशन लगभग हर जगह हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कहीं हो चाहे ना हो। और हालांकि रीअब्जॉर्प्शन भी लगभग हर जगह हो ही रहा है, कहीं पर वाटर का, कहीं पर किसी सोडियम पॉजिटिव का, कहीं पर सारे न्यूट्रिएंट्स का, तो कहीं पर किसी चीज़ का। तो ये अब इसका डायग्राम देखते हैं ज़रा। तो बोमेंस कैप्सूल के बाद सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें कि आप देख रहे हैं जो ऊपर वाले एरोज हैं ये शो कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन, और जो नीचे वाले हैं ये शो कर रहे हैं सिक्रीशन। ऊपर वाले रीअब्जॉर्प्शन यानी कि ये सब रीअब्जॉर्ब हो रहा है इसमें से, और ये H पॉजिटिव NH3 और ये सब, इन सब का सिक्रीशन हो रहा है उसके अंदर। उसके बाद आता है हैनलेज लूप। पहले डिसेंडिंग लिम्ब आया लूप ऑफ हैनले का, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि वाटर बाहर निकल रहा है। उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे गए, ये देखिए यहाँ से फिर थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब होगा थोड़ा सा, और उसके बाद जब थिक सेगमेंट आएगा वहाँ से निकलेगा NaCl। और उसके बाद फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन होगा NaCl H2 HCO3 नेगेटिव का, और सिक्रीशन H पॉजिटिव K पॉजिटिव NH3 का। उसके बाद देन कलेक्टिंग डक्ट आप देख सकते हैं, जो कि ये देखिए यहाँ पर भी H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये H2O बाहर निकल रहा है। और यूरिया, ये देखिए यूरिया को भी थोड़ा सा इसने रीअब्जॉर्ब कर दिया, और यहाँ पर ये भी मेंटेन करेगा ऑस्मोलैरिटी। अभी आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में दिखाऊंगा इस यूरिया का क्या खतरनाक रोल है, कि किस लिए अब्जॉर्ब कराया जा रहा है, कि थोड़ी सी अमाउंट यूरिया की किस लिए रखी जा रही है, वरना चाहते तो सारा भी निकाल सकते थे। तो अब बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म की फाइनली, जो कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट बना है उसको कंसंट्रेट करना है हमको, क्योंकि 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है पर डे। तो इतना फिल्ट्रेट अगर हमने निकाल दिया तो पानी धबाधप आपको पीते ही रहना पड़ेगा। एंड मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। मैमल्स के पास ये एबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। और जो हैनले लूप है और वासारेक्टा, ये प्ले करेगी इसमें सिग्निफिकेंट रोल। एंड द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब्स ऑफ हैनलेज लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने देखा था एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब है, यानी एक नीचे जा रहा है एक में और एक में ऊपर जा रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये काउंटर करंट फॉर्म कर लेता है। और इसी के साथ जो ब्लड वेसल्स यहाँ से पास हो रही हैं, जो कि आपको बताया था इफ्रिएंट आर्टियोल इसके पास होती है पास, तो उसको हम बोलते हैं वासारेक्टा। तो वासारेक्टा के जो 2 लिम्ब्स हैं उसमें भी ऐसे ही लिम्ब्स के फॉर्म में ही पास हो रही है, इसके बिल्कुल टच में ही चल रही है। अभी आप डायग्राम में आगे देख पाएंगे, तो उसमें बिल्कुल टच में चल रही है। तो उसमें भी, इसमें एक लिम्ब में डिसेंडिंग जा रहा है तो उसमें असेंडिंग जा रहा है। अब दूसरी में इसमें जा रहा है असेंडिंग तो उसमें जा रहा है डिसेंडिंग, उल्टा चल रहा है, सिमिलर नहीं चल रहा है। तो इस तरह से ये आपस में भी काउंटर करंट बना रही हैं और अपने में तो काउंटर करंट बना ही रही हैं। तो हैनले लूप अपने में भी काउंटर करंट है कि एक डायरेक्शन असेंडिंग एक डिसेंडिंग, वासारेक्टा में भी अपने में एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, और एक दूसरे के कंपैरिजन में भी ये काउंटर करंट फॉर्म कर रहे हैं। तो इस काउंटर करंट के मैकेनिज्म से ही यूरिन फिल्ट्रेट हो पाएगा पूरा। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, यस, ये आप असेंडिंग लिम्ब इसका देख पा रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब सॉरी, ग्लोमेरुलस से देखिए निकला, और देन ग्लोमेरुलस के नीचे आप जो देख रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले देख रहे हैं, जिसमें कि नीचे जा रहा है ये। तो ये साइड में डायग्राम दिखाया गया वासारेक्टा का, लेकिन ये इसके साथ ही रन करती है, वो आपकी थोड़ा क्लियर करने के लिए दिखाया गया है। तो जो लेफ्ट आर्म है इसमें नीचे जा रहा है हैनले लूप में, तो लेफ्ट आर्म वासारेक्टा की आप देखिए उसमें ऊपर जा रहा है, और राइट आर्म अगर आप देखें
ये जो असेंडिंग आर्म है ऑफ लूप ऑफ हैनले उसमें ऊपर जा रहा है, और जो इधर वाली आर्म राइट वाली आर्म इसकी है वासा रेक्टा की उसमें नीचे जा रहा है। तो एक काउंटर करंट अपने में भी बना रहे हैं और आपस में भी बना रहे हैं। तो अब देखते हैं काउंटर करंट का प्रोसेस थोड़ा डिटेल में। तो ये काउंटर करंट पैटर्न बना रहे हैं। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। अब इन्होंने क्या करना है, मेन काम जो इनका काउंटर करंट है वो क्या करेगा, ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करेगा, मेंटेन करेगा ऑस्मोलैरिटी को इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में सबसे ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगा, फिर देन अपर थोड़ी सी कम, उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन में आते आते ये काफ़ी कम हो जाती है ऑस्मोलैरिटी। तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेड्यूला। इतनी ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाती है मेड्यूला रीजन में, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं जिस वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर बढ़ जाता है। और ये ग्रेडियंट जो होता है इट इज़ मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl कहाँ से निकल रहा था, NaCl निकल रहा था हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से, और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से, जो कि आपको बताया था इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो NaCl जो होता है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप विच इज़ एक्सचेंज बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा कौन सा है, जो इसके साथ प्रेजेंट है। इसका असेंडिंग है तो उसका डिसेंडिंग, क्योंकि उसमें नीचे जा रहा है, जो इसके टच में प्रेजेंट है उसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलेंगे वासा रेक्टा का। तो उसके साथ NaCl एक्सचेंज हो जाएगा, और NaCl जब रिटर्न होगा टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा जो होगा वो NaCl को फिर बाहर निकाल देगा इंटरस्टिशियम के अंदर ही फाइनली। एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया जो होता है एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप। थिक सेगमेंट से NaCl निकलेगा और थिन सेगमेंट में यूरिया जाएगा हैनले लूप के, विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस फिर इंटरस्टिशियम में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये यूरिया इसमें गया, उसके बाद ये आगे फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाना है, इसने जो फ्लूइड है इसके अंदर, तो कलेक्टिंग डक्ट से फिर वापस वो इंटरस्टिशियम में वापस आ जाएगा। एंड द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इट फैसिलिटेट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हैनले लूप एंड वासा रेक्टा, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये देखिए, अब मैं आपको डायग्राम की फॉर्म एक बार पहले से कंप्लीट कर लें। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है वहाँ पर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने का काम करेगा, एंड प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। तो ये जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट होता है ये इजी पैसेज ऑफ वाटर में हेल्प करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का हाई अमाउंट में, तो ताकि इजीली हो जाए ये रीअब्जॉर्प्शन वाटर का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, इसलिए ये इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंसंट्रेट कर देते हैं यूरिन को या फिल्ट्रेट को। तो ह्यूमन किडनीज जो होती हैं दे कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था उससे 4 टाइम्स कंसंट्रेट कर देती हैं ये यूरिन को। ये कंसंट्रेशन की बात हो रही है, फिल्ट्रेशन की नहीं, क्योंकि वो 99% है कि 180 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है और उसका 1.5 लीटर ही लगभग निकाल रहे हैं, तो वो 99% वो अलग चीज़ है। ये कंसंट्रेटेड की बात कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड कर देता है उसको यूरिन को। अब डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये देखिए, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल से होती हुई अब ये नीचे आया हैनले लूप में। हम हैनले लूप के डिसेंडिंग सेगमेंट में भी हम हैं, यहाँ से वाटर निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पर 400 थी ऑस्मोलैरिटी, वाटर निकल गया, कितनी रह गई नीचे आगे ब्लू वाले पोर्शन में 600। उसके बाद और वाटर निकल गया, कितनी रह गई 800। नीचे आते आते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी रह जाती है ऑस्मोलैरिटी। उसके बाद जब ये फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो अब NaCl बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी फिर से घटने लगेगी, क्योंकि सॉल्यूट बाहर निकल रहा है। तो ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो सॉल्यूट के प्रेजेंस की वजह से होती है। तो अब NaCl बाहर निकलना शुरू हुआ, देखिए 900, 600, देन 400, और ऊपर जाते जाते तक फाइनली 300 हो चुका है, जो कि फाइनली फिर NaCl वगैरह कुछ ऊपर जाकर भी रीअब्जॉर्ब होंगे। और फिर ये फाइनली ये देखिए कॉर्टेक्स से आउटर मेड्यूला से होती हुई ये H2O, ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा H2O बाहर आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। ये सारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया ये छोड़ देगा इंटरस्टिशियम में, जो कि क्या करेगा, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है वो गेन कर लेगा, ताकि ऑस्मोलैरिटी वो मेंटेन कर पाए अपनी। तो उसके लिए यूरिया वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि वापस कलेक्टिंग डक्ट में जाकर फिर से बाहर आ ही जाना है, पता है। और बाकी यूरिया को तो हमने बाहर निकालना ही। और ये जो NaCl बाहर आया था असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से, वो क्या करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब जो कि इसके टच में प्रेजेंट है वासा रेक्टा का, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो वाटर बाहर निकाल देगा। उसके बाद जब उसका असेंडिंग लिम्ब आएगा तो वो भी NaCl को बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से पूरी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह रही है मेड्यूला रीजन में। ये तो नेफ्रॉन है,
नेफ्रॉन के बाहर जो मेड्यूलर रीजन है वहाँ पर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जा रही है, ये NaCl और H2O बाहर निकाल कर। तो ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। थोड़ा टिपिकल सा प्रोसेस है इसका। ये वासा रेक्टा है और ये नेफ्रॉन है, आप ये देख चुके हैं। थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप इसको एक बार फिर पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर समझ नहीं पाए हैं अभी भी तो। बाकी अब बात करें किडनी के रेगुलेशन की। किडनी रेगुलेट कैसे हो रहा है, किडनी का फंक्शन। तो जो फंक्शनिंग ऑफ किडनी है, इट इज़ एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, JGA एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं बाय द चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। अगर ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कंसंट्रेशन अगर ये चेंज हो जाए, इनमें कुछ चेंजेस आ जाएं, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि ऑस्मोलैरिटी को फिर कम करने का काम करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो अगर एक्सेसिव लॉस हो जाए हमारी फ्लूइड का फ्रॉम द बॉडी, इट कैन ऑल्सो एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स, जो कि फिर स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को टू रिलीज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर जिसे हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। इसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे, जो कि केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर है हमारा, कोऑर्डिनेशन सॉरी। तो उसमें हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल में वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसके बारे में थोड़ी और। तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है, तो हाइपोथैलेमस की वहाँ पूरी बात होगी। ये एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होती है, न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होती है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का आएगा, उसके बाद एक के बाद एक चैप्टर आते जाएंगे वो वाले भी, उसके बाद फिर नई यूनिट शुरू करेंगे। तो जो ADH है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, जो कि आपको बताया था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसलिए ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, डायूरेसिस इसको बोलते हैं डायूरेसिस। ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा बाय अब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल विच इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इंक्रीज हो जाएगा इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इट कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स। जब नॉर्मल हो जाएंगे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाएंगे फाइनली, और ADH का रिलीज सप्रेस हो जाएगा टू कंप्लीट द फीडबैक। ये जो ADH है, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन, क्योंकि इसका कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे। तो ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से GFR भी इंक्रीज हो जाता है। तो GFR भी नॉर्मल रहना चाहिए हमारा। तो जो JGA सेल्स, जिसके बारे में अभी पहले बात करी थी हमने, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ये भी प्ले करेगा कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल उसको मेंटेन करने में, ऑस्मोलैरिटी वगैरह को। अगर बाई चांस ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर GFR इसमें फॉल हो जाए कभी, तो इट कैन एक्टिवेट द JG सेल्स यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, जो कि कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे JG सेल्स रेनिन रिलीज करके कर कैसे रहे थे आखिर असली में काम। तो ये काम कैसे कर रहे हैं, ये रेनिन रिलीज करेंगे, जो कि एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 और फर्दर फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। ये एंजियोटेंसिन कहाँ से आया भला, ये एंजियोटेंसिन आता है लिवर से। तो ये जो रेनिन है, ये उसको एक्टिवेट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। और जब एंजियोटेंसिन 2 जब ये बन जाता है, तो इट इज़ अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना। अब कोई वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर वहाँ इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा तो भी आपने पहले पढ़ा था ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जब फ्लो इंक्रीज होगा तो GFR फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, इट इज़ अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर विच इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय द GFR। तो जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर देता है टू रिलीज द एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयंस, जो कि आपने पढ़ा था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयंस जो होता है, ये कंडीशन ये है। अगर कभी GFR कम हो जाए तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, जो कि रीअब्जॉर्प्शन करेगा Na पॉजिटिव का और वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। ये भी इंक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को और फाइनली GFR को। इस तरह से GFR वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जो कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से होता है पूरा। और हार्ट के भी सेल्स कुछ होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। एंड इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट, इट कैन कॉज द रिलीज ऑफ आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर।
अब अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया आर्ट्रिया में, जो कि इन्होंने वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करा, तो उससे क्या होगा, आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर रिलीज करेगा हार्ट। ये क्यों करेगा भला? क्योंकि ब्लड प्रेशर बॉडी का ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, वैसो डायलेशन का काम करेगा। अब जब भाई जीएफआर तो नॉर्मल हो गया हमारा वापस, तो ये फिर से वेसल्स को डायलेट कर देगा, यानी कि चौड़ा कर देगा, जो कि उसने कंस्ट्रिक्ट कर दी थी, तो ये नॉर्मल शेप में वापस ले आएगा एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो एएनएफ मैकेनिज्म जो है ये चेक का तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं काम करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पर, ताकि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर नुकसान ना पहुंचा पाए। अब बात करें मिक्चुरेशन की। मिक्चुरेशन क्या होता है? जो हम बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं यूरिन बाहर, इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो जो यूरिन फॉर्म हुआ बाय द नेफ्रॉन्स, इट इज़ अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, जहाँ पर फिर ये स्टोर होगा जब तक वॉलेंटरी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होता बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनिशिएट दी स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन को बाहर निकालने का प्रोसेस जब तक सिग्नल नहीं मिलता सीएनएस से इसको। तो सिग्नल क्या करेगा, जब सिग्नल मिल जाएगा तो वो सिग्नल इनिशिएट करेगा स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जैसे जैसे वो यूरिन से भरता जाएगा, तो उसके बाद एक टाइम पर जब भर जाएगा वो, तो उसके बाद सिग्नल प्रोड्यूस होगा जो कि स्ट्रेच करेगा यूरिनरी ब्लैडर को, और अर्ज प्रोड्यूस करेगा टू रिलीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। तो इन रिस्पॉन्स क्या होता है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर, दे सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। ये क्या करेंगे, सिग्नल सीएनएस में पास होंगे और मोटर मैसेजेस सेंड करेंगे टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। ये कहेंगे जाकर सीएनएस को, भाई भर गया है यूरिनरी ब्लैडर, तो अब बाहर निकालना है इसे, मैं अब इसे और नहीं सह सकता। तो ये उसके पास फिर सिग्नल भेजेंगे और वो फिर आगे मोटर मैसेजेस भेजेगा टू इनिशिएट दी कॉन्ट्रैक्शन। फिर कॉन्ट्रैक्ट तो वही करेगा ना, ये तो सिर्फ खाली स्ट्रेच कर सकता है, और जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे फिर वो आगे सिग्नल भेजेंगे। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल्स का ब्लैडर की, और उसके बाद रिलैक्सेशन होगा ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिससे कि रिलीज हो जाएगा यूरिन आउटसाइड द बॉडी, और इस प्रोसेस को बोलेंगे मिक्चुरेशन। और न्यूरल मैकेनिज्म जो इससे रिलेटेड होंगे उसको बोलेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो एडल्ट ह्यूमन जो है वो 1 to 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है पर डे, एंड यूरिन होता है लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच नॉर्मली 6.0 होता है। और यूरिन काफ़ी इफेक्टिव होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, काफ़ी सारे डिजीजेज इससे डायग्नोज कर सकते हैं हम बाय कैलकुलेटिंग दी अमाउंट ऑफ वेस्ट, मतलब निकल रहे हैं कुछ हार्मफुल चीज़ के अलावा कुछ बेनिफिशियल चीज़ तो बाहर नहीं निकल रही है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर भी होती है, एक स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक, तो आसानी से पहचानी जा सकती है यूरिन की स्मेल। और 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम जनरली पर डे। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूरिन का काफ़ी काम आता है, मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को एक्सेस करने में और मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी चेक करने में। और जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज अगर हो यूरिन में तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया, और कीटोन बॉडीज़ हों कीटोन यूरिया, एंड दे आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, यानी शुगर के इंडिकेशंस होती हैं ये ग्लाइकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया। क्योंकि आपने देखा होगा कभी अगर कोई शुगर का पेशेंट होगा तो उसके यूरिन के आसपास जो होंगे वो आपको चींटियाँ देखने को मिलेंगी बहुत सारी, क्योंकि उनके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और चींटियाँ आप सब लोग जानते हैं मीठे की कितनी शौकीन होती हैं, ग्लूकोज की कितनी शौकीन होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, किडनीज, लंग्स, लीवर्स, तो ये सब जो होते हैं ये सब एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट में किसी ना किसी तरह से अपना रोल प्ले करें। जैसे लंग्स हैं, ये CO2 को रिमूव करने में काम कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml CO2 हम बाहर निकालते हैं पर मिनट, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर भी रिमूव होती हैं लंग्स के थ्रू एवरी डे। तो जो लिवर होती है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी, इट सिक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स। तो ये सब रिलीज करता है लिवर, सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, और ये बाइल जूस बना देता है जो कि आगे फिर फैट्स को डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। तो ये जो मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस होते हैं ना, दे अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेट्स। ये कोई काम के नहीं होते। ये जो बाइल जूस बनता है ये सब वेस्ट मटेरियल का बनता है, जितने भी अमोनिकल वेस्ट है और ये सारा वेस्ट होता है उससे बनता है बाइल जूस। स्टीरॉइड्स जो हम अगर कुछ लेते हैं, वाइटामिन कुछ डिग्रेड होकर, कोलेस्ट्रॉल जो या फिर कोई भी सब्सटेंस डिग्रेड होना है तो उसको ये पकड़ के बाइल जूस बना देता है उसका, और उससे फिर ये फैट तोड़ने में हेल्प लेता है और उसके बाद ये बाहर निकल जाता है। और इसी वजह से जो फीसिस का कलर होता है वो येलो कलर का होता है, बाइल जूस की वजह से ही। तो जो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड है वो भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं एलिमिनेट करने में कुछ सब्सटेंसेस को थ्रू देयर सिक्रीशन। स्वेट जो है
इट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड्स इन अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी उसमें प्रेजेंट होता है स्वेट में, एंड लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। एंड थ्रू द प्राइमरी फंक्शन जो स्वेट का है वो टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, और ये रिमूवल में भी हालांकि काम करता है वेस्ट के, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। जो कि आप लोग गर्मियों में देखते हैं आपको पसीना क्यों आता है, ताकि आप लोगों की कूलिंग इफेक्ट हो सके आपकी बॉडी की सरफेस पर। जब आप लोगों ने देखा होगा अगर आप बैठे हो और पसीना आ रहा हो, कई बार तो गर्मी लग रही होती है बहुत, लेकिन अगर आप ठंडी सांस लेकर आराम से फील करें उसे, तो आप ठंडक फील कर सकते हैं पसीने की भी। तो इट ऑल्सो हेल्प इन हालांकि रिमूवल ऑफ सम वेस्ट ऑल्सो। और सीबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं इट एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू द सीबम। जो ऑयल हमारी स्किन पर इतना आता है उसको सीबम बोलते हैं, जो सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, तो ये भी हार्मफुल ही होता है। इसमें भी सारे वेस्ट होते हैं, स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स लाइक। तो दिस सिक्रीशंस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। ये स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है ऑयली कवरिंग देकर एक, जिससे कि उससे लॉस नहीं होता वाटर वगैरह का। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। सलाइवा से भी नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज होते हैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जितने भी होते हैं उसको बॉडी इफेक्टिव वे में कर लेती है कन्वर्ट हर जगह में, जैसे बाइल जूस बनाने में कन्वर्ट कर दिया, कुछ को डायरेक्टली बाहर निकाल देती है, कुछ को सलाइवा के थ्रू, स्वेट के थ्रू, तो हर तरफ से नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालने का काम। तो अल्टीमेटली कितना अच्छा मैकेनिज्म है ये डिटॉक्सिफिकेशन का जो भगवान ने हमको दिया है, और कितने अच्छे से सब कुछ म्यूचुअली काम कर रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसको काफ़ी अच्छी चीज़ माना जा सकता है हमारी बॉडी के लिए कि कितना बेनिफिशियल है ये। अब डिसऑर्डर्स की बात करें, अब कोई चीज़ बनी है तो उसके डिसऑर्डर्स तो होने सिंपल सी बात लाजमी है। तो अगर माल फंक्शनिंग हो जाए किडनीज़ की, इट कैन लीड टू यूरिया एक्यूमुलेशन इन ब्लड। तो अगर किडनीज़ काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, जिस कंडीशन को हम बोलेंगे यूरीमिया, जो कि विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड इट में लीड टू किडनी फेलियर ऑल्सो। तो इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। आपने सुना होगा नाम कि उन पेशेंट्स को फिर हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है, उनको एक आर्टिफिशियल किडनी लाइक होता है स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस में जो ब्लड होता है इट इज़ ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, इट इज़ पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। उसमें क्या होता है, सेम उसमें सारी जो हमारे ब्लड की प्लाज्मा है उसके जैसी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है हर चीज़ की, एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो उसमें जाकर क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड निकला उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है जो कि यूरिया है, और उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसका डिफ्यूजन होता है इधर से उधर, और फाइनली हमारा ब्लड जब उससे ड्रेन होकर बाहर निकलता है तो वो फाइनली पूरा सब प्योरीफाई हो जाता है। तो डिटॉक्सीफाई करने का काम अगर बॉडी ना कर पाए तो फिर आर्टिफिशियल चीज़ों की हमें मदद लेनी पड़ती है। तो जो ब्लड होता है विच इज़ ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, इट इज़ पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट, जो कि आर्टिफिशियल किडनी आपको बताया अभी, आफ्टर एडिंग एन एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपैरिन, ताकि ब्लड कोएगुलेट ना कर जाए, क्योंकि ब्लड की प्रॉपर्टी होती है जब इसको बॉडी से बाहर निकलता है जब ब्लड, तो इसमें अपने आप कोएगुलेट होने की क्षमता होती है, क्योंकि ताकि ब्लड लॉस ना हो सके। बॉडी को नहीं पता कि भाई कोएगुलेट नहीं करना है इस टाइम, ब्लड हमारे काम के लिए जा रहा है बाहर, लेकिन बॉडी करेगी कोएगुलेट। तो उसके लिए एक एंटी कोएगुलेंट ब्लड में मिलाया जाता है ताकि ब्लड बाहर निकल कर कोएगुलेट ना हो, जमे ना। तो जो यूनिट्स होती हैं उसकी आर्टिफिशियल किडनी की, या आप कह लें जो डायलाइजिंग यूनिट है उसकी, इट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडिंग बाय अ फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसकी क्या होती है, सेम ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम कंपोजिशन होती है प्लाज्मा के जैसे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है ऑफ ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारा ब्लड जाता है, और देन इट अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर नाइट्रोजिनस वेस्ट अपने आप डिफ्यूजन होके पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही अपने आप उसमें चले जाते हैं जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट एब्सेंट होते हैं डायलिजिंग फ्लूइड में, तो उसमें वो फ्रीली इजिली मूव कर जाते हैं विदाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो क्लियर्ड ब्लड जो होता है फिर इट इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन टू इट। एंटी हिपैरिन जरूर मिलाना पड़ता है, वरना बॉडी में भी एंटी कोएगुलेंट ही रह जाएगा हिपैरिन, तो ब्लड कोएगुलेट नहीं हो पाएगा जब कभी ज़रूरत होगी हमको, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एंटी हिपैरिन भी हाथों हाथ पहले मिलाकर ही फाइनली भेजा जाता है ब्लड बॉडी के अंदर। तो ये जो मेथड है ये कई लोगों के लिए वरदान है, यूरेमिक पेशेंट्स के लिए। और जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ये भी इसका एक अल्टीमेट मेथड है करेक्शन का रीनल फेलियर का। लेकिन फंक्शनल किडनी जो यूज़ होती है ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ क्लोज डोनर होनी चाहिए, वो कोई रिलेटिव होना चाहिए, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स ना आ पाए और रिजेक्ट ना हो पाए वो टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, जो कि हम सेल्युलर इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं हम, सेल्युलर इम्यून रिस्पॉन्स।
तो जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं दे हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक ऑल्सो। रीनल कैलकुलाई सबसे कॉमन प्रॉब्लम इन द इंडिया। तो इसकी क्या दिक्कत होती है, इसमें स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। किडनी में क्या हो जाता है, कई बार अपने आप ही स्टोन्स बन जाते हैं या इनसॉल्युबल मास बन जाता है ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सलेट्स वगैरह। तो कई बार ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से इनके स्टोन्स बन जाते हैं या इनसॉल्युबल मास बन जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं ये। तो फिर ये अटक जाते हैं किसी जगह पर और ये फिर पेन कॉज करते हैं और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है किडनी की। अगर स्टोन ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो अपने आप बॉडी से बाहर नहीं भी आ पाता, हालांकि छोटा हो तो वो ईजिली दवाई वगैरह अगर आप लिए प्रॉपर तो वो ईजिली आपके यूरिन के थ्रू कई बार बाहर आ भी जाता है। बाकी अगर स्टोन बड़ा हो तो इट नीड्स ऑपरेशन। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस लास्ट बात करें तो इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। तो किडनी के अगर ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेट हो जाएं, जैसे कि आर्ट्रियोल्स वगैरह ही हैं वो, तो इन्फ्लेमेट हो सकते हैं किसी भी रीज़न से। तो अगर ये इन्फ्लेमेट हो जाएं तो इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये था आपका चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स नहीं, ये था एक्सक्रीशन का आपका चैप्टर और उसका एलिमिनेशन, कैसे हमने एलिमिनेशन करा एक्सक्रीटरी वेस्ट का। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हालांकि ज़रूर हो गई है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा है ही इतना बच्चों को कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है, और इससे अगर हल्का सा भी क्वेश्चन का लेवल इस चैप्टर में घुमा दिया जाए तो बच्चा कंफ्यूज ईजिली हो सकता है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आप अच्छे से लगाए, मैं बोलूँगा आपको। तो गाइस ये था आपका चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बच्चों को काफ़ी टिपिकल लगता है ये चैप्टर, एनसीईआरटी की लैंग्वेज कह लीजिए आप उसको या चाहे कुछ भी कह लीजिए, बच्चों को टिपिकल लगता है ये चैप्टर। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि इस चैप्टर को आसान बनाया जाए थोड़ा, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ और हमारी वीडियोस आपके पास पहुँचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।